हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो द हिंदू में हम जो पैसेज करते हैं उसकी वोकैबुलरी पहले कवर कर लेते हैं। तो जब हम पैसेज रीड करते हैं ना, तो वोकैबुलरी अपने आप दिमाग में चलती रहती है। तो हमारे लिए पैसेज पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, चाहे डिफिकल्ट लैंग्वेज का पैसेज हो, लेकिन फिर भी पैसेज पढ़ना बहुत आसान हो जाता है अगर हमें वोकैबुलरी पहले से पता होती है तो। ठीक है, बहुत ध्यान से वोकैबुलरी कवरेज करिए। आप कॉपी वॉपी लेके बैठा करिए, नोट्स बनाते चला करिए। मैं बहुत ढेर सारे वर्ड्स लिखवाती हूँ। जो भी एक वर्ड होता है उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स पॉसिबल हो पाते हैं मैं फटाफट लिखती जाती हूँ, आप उसको नोट करा करो, ये बहुत फायदा देगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। अब आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी। तो पहला शब्द है आपका, ये क्या लिखा है, पहले इतना पढ़ो, कंट्रोवर्सी। कहते हैं ना कंट्रोवर्सी हो गई, मतलब किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ और बोला, नथिंग इज फिक्स्ड, कंट्रोवर्सी हो गई। सो कंट्रोवर्सी से ही ये वर्ड बना है कंट्रोवर्टिबली। और कंट्रोवर्टिबली के आगे इन लगा दो, मतलब देयर इज नो कंट्रोवर्सी। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मतलब कि कोई डाउट है ही नहीं, कोई डिनाई है ही नहीं। अनडिनाइबली, अनक्वेश्चनेबली, जैसे मैंने बोला यार इसका तो सवाल ही नहीं उठता है, ये इतना सच्चा इंसान है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है कि इसने कोई गलती करी होगी, मतलब इसको तो मैं डिनाई ही नहीं कर सकती। सो अनडिनाइबली, अनक्वेश्चनेबली, इनडिस्प्यूटेबली, इनकॉन्ट्रोवर्टिबली। अच्छा वर्ड है, कंट्रोवर्सी से याद रखना तो याद रहेगा। कंट्रोवर्सी मतलब शक, इनकॉन्ट्रोवर्टिबली मतलब कोई शक है ही नहीं इस चीज पे, कोई डाउट है ही नहीं। तो अनडाउटेडली, अनडाउटेडली आया है नहीं, तो आप यहां पे लिख सकते हो अनडाउटेडली। फिर अनआर्ग्यूबली, फिर आ जाएगा कोई डाउट नहीं है, डिसीजन मेरा पक्का है, तो डिसाइसिवली। इक्विवोकल मतलब कंफ्यूजन, अनइक्विवोकल मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है। एविडेंटली, एविडेंटली का भी मतलब यही होता है, श्योरली। एब्सोल्युटली, तो ये सारा हमारा आ जाता है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इसका मतलब होता है देयर इज नो डाउट एट ऑल। ऑपोजिट हो जाएगा डाउटफुली, क्वेश्चनेबली, अनसर्टनली, ये सब इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है मनी दैट इज सेंट टू समवन। जैसे मैं दिल्ली गई, मैंने दिल्ली में पैसा कमाया और लखनऊ में अपने पेरेंट्स के पास भेज दिया, तो ये रेमिटेंस है जो मैंने कमा के भेजा है। ठीक है, कोई कनाडा में रह रहा है, उसने पैसा कमाया और इंडिया भेज दिया, तो ये रेमिटेंस अमाउंट होगा। ट्रांसफर किया जाता है, जो पेमेंट होता है, जो डिस्पैचेस किए जाते हैं, जैसे पैसे कमाए और दे दिए, रेमिटेंस, किसी को ट्रांसफर कर दिया, सो दैट इज रेमिटेंस। ऑपोजिट हो जाएगा कि कुछ आपने नहीं दिया है, डिडक्शन कर लेना। एक तरफ आप दे रहे हो, दूसरी तरफ काट रहे हो, डिडक्शन कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है रिगार्डेड एज बीइंग कॉज्ड बाय दिस। मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरी सक्सेस का श्रेय इनको जाता है, तो माय सक्सेस, जो मेरा सक्सेस है जो मैंने लाइफ में किया है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू दिस पर्सन। एट्रीब्यूटेड इज क्रेडिटेड, ascribed, credited, इसका श्रेय मैं इनको देती हूं, श्रेय देना इज accredited। ऑपोजिट हो जाएगा इनका कोई लेना देना नहीं है मेरे सक्सेस से, डिसएसोसिएटेड, डिसकनेक्टेड, सेपरेटेड। एक तरफ आप अपने सक्सेस का पूरा श्रेय किसी को दे रहे हो, दूसरी तरफ आपने अपने आप को बिल्कुल डिसएसोसिएट कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है एंटेलिंग। एंटेलिंग का मतलब होता है इन्वॉल्विंग समथिंग एज अ नेसेसरी पार्ट। एंटेलिंग इज, जैसे मैंने बोला कि दिस पर्सन इज एंटेल्ड इन द ग्रुप, जैसे कि जानवर की बॉडी में जो टेल होता है ना, टेल, आप उसको काट के अलग नहीं कर सकते, वो एक जरूरी हिस्सा होता है, जरूरी पार्ट होता है। तो एंटेलिंग वर्ड ऐसे याद रखना, जैसे जानवर की टेल जरूरी होती है, वैसे ही एंटेलिंग वर्ड बहुत जरूरी होता है। एंटेलिंग मतलब एनकम्पासिंग, engendering, implying, incorporated,
तो ये सारा वर्ड है एंटेलिंग, रिक्वायरिंग, इन्वॉल्विंग, डिमांडिंग। ऑपोजिट है, जैसे एंटेलिंग का मतलब होता है समथिंग इज इंक्लूडेड, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सक्लूडेड, अवॉइडिंग, प्रिवेंटिंग, नॉट अ पार्ट ऑफ समथिंग। एंटेलिंग जैसे बॉडी, जानवर की बॉडी का पार्ट टेल होता है ना, तो एंटेलिंग का मतलब होता है इट इज इंक्लूडेड, एंड ऑपोजिट हो जाएगा एक्सक्लूडिंग, मतलब दैट इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट इज अ सपोर्टर। मैंने लेफ्ट बोला तो वो भी लेफ्ट ही बोलेगा, क्योंकि वो मेरा प्रोपोनेंट है, वो मेरा सपोर्टर है। मेरा एडवोकेट है, एडवोकेट क्या करेगा? हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगा। तुमने गलत किया है तो वो गलत को सपोर्ट करेगा, तुमने सही किया है तो वो सही को सपोर्ट करेगा। एडवोकेट का काम ही होता है सपोर्ट करना, ठीक है। सो प्रोपोनेंट, एडवोकेट, सपोर्टर, चैंपियन, आपका एंथुजियास्ट, आपका एंडोर्सर, आपका अपहोल्डर, आपका पैट्रॉन हो गया। ये सारे वर्ड्स हैं जो आपका सपोर्टर होता है। आपको बैक, आपके बैक को सपोर्ट करता है ना, बैकिंग देना, तो बैकिंग से बना है बैकर हो गया। फिर हो गया बूस्टर, क्रूसेडर। तो ये सारे वर्ड्स हो गए एक ऐसा व्यक्ति जो आपको सपोर्ट करता है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो आपका क्रिटिक है, जो हमेशा आपके ऑपोजिट खड़ा है। तो ऑपोजिट, क्रिटिक, एडवर्सरी, ये सारे हो जाएंगे जो अगेंस्ट खड़े हैं, और ये वर्ड्स हो जाएंगे जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है डैम्पन। डैम्पन का मतलब होता है कि किसी के तेज को कम करना, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तेज टेस्ट है किसी का, मैंने पानी मिला दिया तो उसका टेस्ट माइल्ड हो गया, मतलब मैंने क्या किया? उसके टेस्ट को डैम्पन कर दिया। मतलब किसी भी चीज को लेस सीवियर बनाने को हम डैम्पन करना बोलते हैं। टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समथिंग लेस सीवियर, तो उसको हम डैम्पन बोलेंगे। वीक करना, सप्रेस कर देना, सो वीक हो गया, सप्रेस हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। रिड्यूस हो गया, सबड्यू हो गया, सबड्यू हो गया, फिर कर्ब हो गया, फिर क्यू वाले 3 वर्ड्स हैं, क्वेल, क्वेंच एंड क्वैश, स्टिफल। तो ये सारे वर्ड्स आपके हो गए, जिसका मतलब होता है कर्ब करना, रिड्यूस करना, वीकन कर देना पोजीशन को, डैम्पन कर देना, वीकन कर देना। ऑपोजिट हो जाएगा पोजीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना, स्ट्रेंथन कर देना, इंटेंस कर देना, बूस्ट कर देना किसी की ग्रोथ को। नेक्स्ट वर्ड है कंसोलेशन। कंसोलेशन वर्ड का मतलब होता है किसी को आप सिंपैथी दे रहे हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स करो, हो जाएगा। किसी को कंफर्ट देना, सोलेस देना, रिलीफ देना, या फिर आप बोल सकते हो किसी को आप सिंपैथाइज कर रहे हो तो सिंपैथी हो गया। किसी को रीअश्योरेंस देना, ईज हो गया, एड हो गया, ग्रैटिफिकेशन हो गया, ग्रैटिफिकेशन, एसुएज, पेसिफाई करना, पेसिफाई, एमिलियोरेट। इन सब का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब डिस्ट्रेस, डीप स्ट्रेस कर देना किसी को, स्ट्रेस किसी का कम कर देना। ऑपोजिट हो जाएगा स्ट्रेस बढ़ा देना, सौरो बढ़ा देना, एग्रवेशन, और ज्यादा भड़का देना। मतलब किसी को गुस्सा आया है तो आपने आग में घी डालने का काम किया, एडिंग फ्यूल टू फायर जिसे कहते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स है बिल्ड अप करना, बिल्ड अप, बिल्ड अप, कम ऑन, बिल्ड अप द करेज, तुम कर सकते हो। सो बिल्डिंग इट अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, डेवलप करना। स्प्रिंग अप का मतलब होता है सडनली अपीयरिंग और ग्रोइंग क्विकली। स्प्रिंग अप, जैसे स्प्रिंग होती है ना, ऐसे दबाओ, तुम जैसी हाथ हटाओगे वो एकदम तेजी में डेवलप करेगी, तेजी में ऊपर की तरफ भागेगी। तो स्प्रिंग वर्ड का मतलब ही होता है सडनली अपीयरिंग टू ग्रो। स्केल अप का भी मतलब होता है एक्सपैंड करना। देखो बिल्ड अप, स्केल अप, इन सब का मतलब होता है डेवलप करना, एक्सपैंड करना। और स्प्रिंग अप का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी में ऊपर की तरफ भागना, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम?
नेक्स्ट है इन फुल स्विंग। जैसे मैंने बोला कि यार एक बार मैं सारी एग्जाम क्वालिफाई कर लूं, उसके बाद में आई विल लिव माई लाइफ इन फुल स्विंग, मतलब पूरी तरीके से फुल स्विंग किसी काम को करना। कम इनटू ब्लूम, टू डेवलप फुल्ली, जैसे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, कली से फ्लावर बनता है, ब्लूम करता है, इसका मतलब फ्लावर अब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। सो कमिंग इनटू ब्लूम का मतलब पूरी तरीके से डेवलप हो जाना। फिर आ जाता है ऑन द राइज। ऑन द राइज का मतलब होता है इंक्रीजिंग और ग्रोइंग, तो उसको बोलते हैं ऑन द राइज, इंक्रीजिंग और ग्रोइंग। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सिनोनिम बताइए एंटेलिंग का, सिनोनिम बताइए प्रोपोनेंट का। दो वर्ड्स आपके सामने हैं, दोनों के सिनोनिम्स बताइए जल्दी से, स्पीड में। एंटेलिंग जैसे टेल बॉडी में इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्विंग। प्रोपोनेंट इज योर सपोर्टर, जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है डैम्पन। डैम्पन करने का मतलब होता है, डैम्पन कर देना मतलब किसी के पोजीशन को बहुत ज्यादा वीक कर देना, ठीक है, डिस्करेज आप बोल सकते हो। एस्केलेटिंग इज ऊपर की तरफ बढ़ना, इंक्रीजिंग। बहुत बढ़िया, रीडिंग करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, पैसेज अच्छा है। तो सबसे पहले तो आई वुड से कि आप लोग एक बार पूरे के पूरे पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एकदम साइड में हट जा रही हूं। ये देखो पूरे पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? फिर जब मैं रीड करूंगी तो मैच करना अपने से कि कितना सेम है कितना डिफरेंट है। ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन है फ्री फ्लो, मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंजेस होते हैं। अब एक्सचेंज आपका गुड का, सर्विस का, लेबर, कैपिटल, आइडियाज, किसी भी चीज के एक्सचेंज को जो फ्रीली एक्सचेंज होता है बिना किसी बॉन्डेज के, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नाउ दिस हैज बिन इनकॉन्ट्रोवर्टिबली, मतलब कि इसमें तो कोई दूसरा सवाल ही नहीं है, बहुत ज्यादा श्योरिटी है इस लाइन के ऊपर कि ये बेनिफिशियल रहा है इंडिया के लिए। लिफ्टिंग इट्स एवरेज एनुअल ग्रोथ, इतना ज्यादा बेनिफिशियल रहा है कि जो एवरेज एनुअल ग्रोथ थी लगभग 6.5%, वो बढ़ चुकी है अर्ली 90s की बात करी जाए तो वो 3.5% थी, और अभी देखा जाए तो 6.5% हो गई है। तो इंडिया के लिए तो अनडाउटेडली ये बहुत ही तगड़ी चीज रही है। जो पर कैपिटा इनकम था ना, वो $320 से $2,500 तक पहुंच चुका है। तो ये अभी सिर्फ डेटा है ताकि आपको आइडिया लग जाए कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहा है ये इंडिया के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब वही होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स को छोड़ के मे हैव स्लोड डाउन, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करी जाए तो लगभग 2010 के करीब जो गुड्स का एक्सचेंज था, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि दो कंट्रीज के बीच में जो गुड्स का एक्सचेंज था 2010 के करीब, वो स्लोड डाउन हुआ है। लेकिन बाकी दो जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि सर्विसेज, लेबर, कैपिटल, आइडियाज, जो अदर कंपोनेंट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, उसमें कोई रिडक्शन नहीं आया है अभी तक, रिसेंटली, यानी कि अभी तक कोई रिडक्शन नहीं आया है। सिर्फ गुड्स में रिडक्शन आया था 2010 के करीब। इनफैक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की हम बात करें कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है अपनी सर्विसेज, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एंड बैक ऑफिस बिजनेस सपोर्ट ऑपरेशंस, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में हैज बूम्ड इन द पास्ट डिकेड्स। पिछले 10 सालों की बात देखी जाए तो इस सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा बूम मिला है। बूम मतलब एडवांटेज मिला है। इट हैज रिमेन्ड द टॉप ग्लोबल रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेस। तो एक्सपोर्ट भी इसने सर्विसेज का तगड़ा किया है, साथ ही साथ इंडिया में जो रेमिटेंसेस आए हैं, यानी कि इंडिया के बाहर लोग काम करते हैं, पैसे कमा के इंडिया में भेजते हैं, तो इंडिया में जो रिसीव हुआ है पैसा, जो रेसिपिएंट रेमिटेंसेस आए हैं इंडिया में, उसमें भी इंडिया टॉप पे है। अट्रैक्ट कैपिटल फ्लोज, बट दिस फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एडेड ग्रोथ, ये जो फेज है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ग्रोथ आ रही है, इंक्रीजिंगली फेसिंग चैलेंजेस, इसमें दिन पर दिन चैलेंजेस आ रहे हैं। इफ नॉट कमिंग टू एन एंड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि खत्म हो रही हैं चीजें, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके चीजें स्लो डाउन हो रही हैं। इज समथिंग इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर, तो ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंडिया को प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से।
तो अब ये पूरी की पूरी गाथा अगर मैं आपसे बोलूं 2 लाइन में बता दो तो बता लोगे? रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन समरी दिमाग में चलाना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पता है आपको? मैं आपको समरी बता रही हूँ 2 लाइन में, आप बताओ बता लोगे? ग्लोबलाइजेशन मतलब कंट्रीज के बीच भी एक्सचेंजेस होते हैं, गुड्स सर्विसेज आइडियाज का। बहुत अच्छा था, इंडिया में बताया गया है 3.5 से 6.5 तक बढ़ गया। पर कैपिटा इनकम जो कि 320 थी 2500 पहुंच गई है। अभी लगभग 2010 के करीब बोला जा रहा है कि एक चीजें नीचे की तरफ गई हैं, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल गुड्स में, मतलब गुड्स के एक्सचेंजेस में। बाकी कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एकदम सही थे। बोला जा रहा है कि इंडिया ना टॉप रेमिटेंस रिसीवर है, मतलब बाहर से लोग कमाते हैं और अपनी कंट्री में पैसे भेजते हैं ना, इसको रेमिटेंस जो आता है, सारी कंट्रीज का देख लिया जाए इंडिया टॉप पे है। सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में भी इंडिया बहुत आगे है। तो बोला जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं इट्स कमिंग टू एन एंड, लेकिन काफी चीजें चेंज हुई हैं, तो इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर फॉर एवरी सिचुएशन। मुझे डेटा से लेकर पूरे पैराग्राफ की समरी तक याद है। जिस दिन आपको ऐसे करके रीड करते करते समरी दिमाग में चलने लगेगी ना, समझ लेना कि इंग्लिश आपको ना एकदम हलवा लगने लगी, क्योंकि इंग्लिश डिफिकल्ट या इजी सिर्फ इसी की वजह से लगती है। बच्चों से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट के सवाल नहीं होते, इस वजह से ना वो डर जाते हैं कि मेरे नंबर नहीं आएंगे। मैं गारंटी कर रही हूँ पूरे नंबर, लेकिन इस तरीके से पढ़ाई तो करो। 8 बजे सेशन होता है और 8 बजे आप इस चीज को एकदम याद कर लो कि 8 बजे आपको लाइव रहना ही रहना है, क्लासेस देखनी है और एक भी मिस नहीं करनी है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इम्पैक्ट हैज ग्लोबलाइजेशन हैड ऑन इंडियाज इकोनॉमी सिंस द अर्ली 1990s? क्या है इसका करेक्ट आंसर? इट रिड्यूस इंडियाज पर कैपिटा। नहीं भाई, इंक्रीज हुआ है। मुझे तो डेटा भी याद है 3.5 से 6.5। ये पावर है समरी और रीडिंग की। Which sector has particularly benefited from India during recent phase of globalization? Agriculture और oil gas की बात नहीं हुई है, सॉफ्टवेयर और बिजनेस सपोर्ट। So this C is the correct answer. Getting my point? बहुत अच्छे से मजे में सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया है? रुकूं थोड़ी देर? नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, फिर मैं आगे की बात बताऊं। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये जो होमवर्क मैंने दिया है, इसमें कोई भी 4 शब्द उठाइए, एनी 4, लेकिन वही शब्द उठाइएगा जिसके सिनोनिम्स आपको पता हो। और सेशन खत्म होते ही कमेंट सेक्शन में तुरंत आंसर करना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखोगे कि आपका जो दिमाग है वो कितना तेजी चीजों को याद करने लगा है। लेकिन जरूर करना होमवर्क, ठीक है सभी लोग। और कमेंट में मुझे लिख के ये भी बताना कि सेशन कैसा लग रहा है, वोकैब रीडिंग जो हम कर रहे हैं कैसी लग रही है आपको। राइट, दैट्स इट। अच्छा, जो भी ये सब मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपका सेशंस छूटे हैं या फिर आपको रिवीजन एक जगह पे करना है, तो आप मेरी ये इंग्लिश की जो किट है ना, इसको ऑर्डर कर लो फटाफट। इसमें जो वोकैबलरी है, इसके बाहर वोकैबलरी किसी एग्जाम में आनी नहीं है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे रीडिंग कराती हूँ। आप लाइन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट मेरी कॉम्प्रिहेंशन चैंपियन से करते चले जाओ। मतलब यहाँ तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ किताब खोलो और प्रैक्टिस करते चले जाओ। और ये रहा ग्रामर चैंपियन। तो ये तीनों किताबें आपको अलग अलग नहीं खरीदनी है, आपको इंग्लिश किट ऑर्डर करनी है, 499 की है। और इस किट में आपको तीनों बुक मिलेंगी। ये किताबें आपको हमारी ऐप पर मिलेगी। बुक्स वाले सेक्शन में जाइएगा और बुक्स में इंग्लिश किट होगी, ऑर्डर कर लीजिएगा। आपको जो भी प्राइस दिख रहा होगा, इस कोड को लगा देना, तो जो प्राइस में डिस्काउंट है उससे भी 2% ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बुक्स इंग्लिश किट जरूर ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ भी डेली प्रैक्टिस जरूरी है। तो एक तरफ इधर पढ़ते जाइए, दूसरी तरफ किताबों से डेली प्रैक्टिस करते जाइए। वोकैबलरी हो गई, प्रैक्टिस हो गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, इन सब चीजों की। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मुलाकात करते हैं कल फिर से द हिंदू एडिटोरियल में। ऑल्सो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं सुबह 11 बजे एसएससी लैब पर, तो जरूर उनको भी लाइव अटेंड किया करिए। थैंक यू।